हाँ जी, तो अब आपका सेक्शन सी है। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया था सेकेंडरी स्टेट्स का, अब इसका सेक्शन सी है। सेक्शन सी का जो 1 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 से मैंने लिखा है क्योंकि सेक्शन बी के 12 क्वेश्चन थे, अब ये 13 है और ये सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो देख लेते हैं क्या है वो। कंप्यूट मीन, मीडियन, मोड, ड्रॉ ऑगिव, शो मीडियन, ड्रॉ हिस्टोग्राम, शो मोड। हमें मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, मीन मीडियन कैलकुलेट जो करना है वो तो एक अलजेब्रिक मेथड से करना है, ठीक है ना। लेकिन हमें एक ऑगिव ड्रॉ करना है जो मीडियन शो करे और हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है जो कि मोड शो करे, ठीक है। तो हमें इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, कुछ क्लासेस दी हुई है, क्लास इंटरवल कहते हैं उसे, और कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके का जब डेटा दिया जाता है तो वो कहलाता है ग्रुप डेटा, ठीक है। और ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग हम मीन, मीडियन एंड मोड जो है कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करने के लिए कुछ डेटा प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास इंटरवल, ठीक है, दिया हुआ है, हम उसको एज इट इज वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हम उसको भी ऐसी तरीके से उतार देंगे, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल ले ली, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ले ली। इसके बाद हमें मिड पॉइंट की नीड होती है जिसको हम एक्स से शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट बता देती हूँ कि किस तरीके से निकलता है। तो क्लास इंटरवल जो हमें दी जाती है, जैसे कि ये फर्स्ट क्लास 3 से स्टार्ट है और ये 7 पे एंड हो रही है, तो इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा जो कि 5 आया। फिर 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2, इसका मिड पॉइंट आया 10। फिर 13 + 17 डिवाइडेड बाय 2, इसका मिड पॉइंट आया 15। 18 + 22 डिवाइडेड बाय 2, 20 इसका मिड पॉइंट आया। 23 + 27 डिवाइड बाय 2, इसका मिड पॉइंट आया 25। हमने हर क्लास को आपस में प्लस कर देना है, डिवाइड करना है 2 से, तो 1 बाय 1 हमें इसका मिड पॉइंट पता चलता रहेगा। इसके बाद हमें क्लास बाउंड्रीज की नीड होती है। क्लास बाउंड्रीज में पहले भी बताया है आपको, अब मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को। क्लास बाउंड्रीज में भी हम डिफरेंस देखते हैं और जो डिफरेंस होता है उसको हम 1 बाय 1 क्लासेस में माइनस करते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास हमारी 7 पे एंड हो रही है, ठीक है, और ये सेकंड क्लास जो है हमारी 8 पे स्टार्ट हो रही है, तो हम देखेंगे कि इसमें कितना, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्लास है हमारी वो 7 पे एंड हो रही है और सेकंड क्लास जो वो 8 से स्टार्ट हो, मतलब इसके अगले नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम 1 बाय 1 माइनस करते रहेंगे और फिर हम इसमें प्लस करते रहेंगे। तो 8 - 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका डिफरेंस जो आपके पास आएगा वो 0.5 आएगा। उस 0.5 को हमने जो क्लास स्टार्ट हो रही है वहां से हमने इसको माइनस करना है और जो क्लास एंड हो रही है वहां पे हम इसको ऐड करेंगे। तो जब मैंने 8 - 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो डिफरेंस है वो 0.5। 0.5 को मैंने 3 से माइनस किया तो 2.5 आया। उसी 0.5 को मैंने 7 में प्लस करा तो 7.5 आया। फिर उसी डिफरेंस को 8 में हम माइनस करेंगे तो 7.5 आएगा। फिर उसी डिफरेंस को 12 में प्लस करेंगे तो 12.5 आएगा। फिर 1 बाय 1 हम यही करते रहेंगे। 13 में भी उस 0.5 को माइनस करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। फिर 17 में उसको प्लस कर देंगे 0.5 को तो 17.5 हो जाएगा। फिर 18 में हम उसको माइनस कर देंगे 0.5 को तो 17.5 होगा और 17 इसमें 0.5 को हमने माइनस किया तो 17.5 आया। फिर 0.5 को इसमें प्लस कर देंगे तो 22.5 आया। फिर 23 में हमने माइनस किया 0.5 तो 22.5 हुआ और 27 में 0.5 को हमने प्लस करा तो हमारे पास 27.5 आया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी डिफरेंस आएगा हमारे पास, हमें डिफरेंस किसका देखना है, इस क्लास का, कि जो क्लास एंड हो रही है और सेकंड क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। और जो डिफरेंस आपके पास आएगा 1 बाय 1 आप इससे माइनस करते रहेंगे, इसमें प्लस करते रहेंगे, फिर इसमें माइनस करते रहेंगे, इसमें प्लस करते रहेंगे, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाए। क्लास बाउंड्रीज का सही तरीका ये है, जैसे कि आपको पहचाना है भाई क्लास बाउंड्रीज आपकी बिल्कुल ठीक बनी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लास बाउंड्रीज की क्लासेस बनेंगी, तो जहाँ से फर्स्ट क्लास एंड हो रही होगी वहीं से सेकेंड क्लास स्टार्ट होगी। देखें ये 7.5 पे खत्म हो रही है तो सेकेंड क्लास मेरी 7.5 से ही स्टार्ट हो रही है। जैसे कि 12.5 पे ये एंड हो रही है, इसी तरीके से 12.5 पे ही ये स्टार्ट हो रही है। फिर 17.5 से ये एंड हो रही है तो 17.5 से ही ये फोर्थ क्लास जो स्टार्ट हो रही है। फिर 22.5 पे ये फोर्थ क्लास खत्म हो रही है तो फिफ्थ क्लास जो है मेरी वो 22.5 पे ही स्टार्ट हो रही है। तो ये और ये
देखिए सेम होगा तो ही क्लास बाउंड्रीज ठीक होंगी, ठीक है। और इसी का मतलब ये है, क्लास बाउंड्रीज का मतलब ही यही है कि जहाँ से पहली क्लास एंड हो रही है वहीं से सेकंड क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें एफ एक्स की नीड होती है, जो कि एफ एक्स बिल्कुल इजीली नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से होगा कि हम 1 बाय 1 एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हम उसका आंसर यहाँ लिखते रहेंगे। फिर जो तमाम हम 1 बाय 1 तमाम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि नंबर 1 हमारा जो एफ है वो 10 है और एक्स हमारा 5 है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50 आया, 15 को मल्टीप्लाई करा 10 से तो 150 आया, 20 को मल्टीप्लाई करा 15 से तो 300 आया, 10 को मल्टीप्लाई करा 20 से तो 200 आया और 5 को मल्टीप्लाई करा 25 से तो 125 आया। फिर इन तमाम को मैंने ऐड किया तो 825 रुपीज़ आया मेरा, ठीक है। ये एफ एक्स का सम्बिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें सम्बिशन की जो नीड है वो सिर्फ एफ एक्स की और फ्रीक्वेंसी का, तो बस फ्रीक्वेंसी और एफ एक्स का आप टोटल करेंगे, ठीक है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताई है पहले सेक्शन बी में, मैं दोबारा बता देती हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि सबसे पहले हमने करंट फ्रीक्वेंसी रख देनी है, फिर 1 बाय 1 हम ऐड करते जाएंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आंसर है वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले 10 रखा, फिर मैंने 10 में 15 प्लस करा तो 25 हो गया, फिर 25 में मैंने 20 प्लस करा तो 45 हो गया, 45 में मैंने 10 प्लस करा तो 55 हो गया और 55 में मैंने 5 प्लस करा तो 60 हो गया। तो मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर और टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम करंट फ्रीक्वेंसी रख देंगे और 1 बाय 1 जो बाकी फ्रीक्वेंसी है उनको हम जो है वो प्लस करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें मीन, मीडियन एंड मोड के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जो कि क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमें दे दिया गया था। मैंने मिड पॉइंट निकाला, क्लास बाउंड्रीज निकाली, एफ एक्स निकाला और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन की मैंने इस तरीके से हेडिंग डाली। ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो मीन का फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू समिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समिशन एफ। मीन इज इक्वल टू समिशन एफ एक्स मेरा 825 हुआ और समिशन एफ मेरा हुआ 60। जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरा आंसर आया 13.75, तो ये मीन का आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन के जो सेकंड था वो था मीडियन, अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो मीडियन का फॉर्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच एफ डिवाइड बाई समिशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते इसमें, सबसे पहले हमने समिशन एफ डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसकी मदद से फिर हम इसमें मीडियन क्लास सर्च करते हैं और और जो भी इधर मीडियन क्लास हम सर्च कर लेंगे फिर उसी में से हमने वैल्यूज लेनी, जो भी हमें फॉर्मूले की वैल्यूज चाहिए होंगी वो हम उस मीडियन क्लास में से लेंगे, मतलब सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, सिर्फ मीडियन क्लास। तो इसलिए समिशन एफ डिवाइड बाई 2 हमने सबसे पहले सॉल्व करना है ताकि हम मीडियन क्लास सर्च कर सकें। तो इस तरीके से वर्डिंग लिखेंगे, देयरफॉर समिशन एफ डिवाइड बाई 2 लिखा, टी एच वैल्यू, हमें इससे वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो समिशन एफ डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू लिखा इज इक्वल टू समिशन एफ हमारे पास 60 था, जैसे कि समिशन एफ हमारे पास था 60, ठीक है। तो समिशन एफ हमारा 60 था, 2 हमने ऐसे लिखा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये 30, तो 30 वैल्यू आई हमारे पास। अब इस 30 वैल्यू को हम सर्च करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो 30 अगर देखा जाए तो इस 10 में तो 30 नहीं आ रहा, 25 में भी 30 नहीं आ रहा, लेकिन ये जो 45 है ये 1 से 45 तक नंबर्स है ना, तो इसमें तो 30 है, ठीक है। 45 जो नंबर्स हैं इसमें 30 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। अब इस तरीके से क्या करेंगे कि आप, जैसे कि ये मेरी मीडियन क्लास हो गई, इसको आपने यूं करना है, इसको आपने यूं हाईलाइट करना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, क्योंकि जो समिशन एफ डिवाइड बाई 2 करके मेरे पास आंसर आया वो 30 इस वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। अब मुझे फॉर्मूले के लिए जो भी वैल्यू चाहिए होगी वो मैं इस मीडियन क्लास में से लूंगी, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ फॉर्मूले में। तो मीडियन इज इक्वल टू एस का ऐसे आ गया, एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्रीज, तो लोअर बाउंड्रीज, ठीक है, हम यहाँ से लेंगे। तो हमारी मीडियन क्लास ये थी,
और लोअर बाउंड्रीज जो होती है वो इस साइड वाली होती है, ठीक है। जैसे कि हर क्लास बाउंड्रीज में एक लोअर बाउंड्री से एक अपर बाउंड्री से, ठीक है, ये भी लोअर बाउंड्रीज या अपर। तो इस तरीके से मीडियन क्लास हमारी ये थी, तो हम लोअर बाउंड्रीज 12.5 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमने लोअर बाउंड्रीज की जगह 12.5 लिख दिया, प्लस एच का मतलब हाइट, साइज या विड्थ, ठीक है। मतलब ये जो क्लास इंटरवल हमने बनाई हुई इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, इसमें कितना डिफरेंस है, तो वो आप इसी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। अगर आपको पता करना है कि क्लास इंटरवल में जो भी क्लासेस दी गई हैं उसमें कितना डिफरेंस है, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास का मतलब कि कितनी क्लासेस हैं, तो ये 1 2 3 4 5, ये है 5 क्लासेस, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देना है और डिवाइड आप कर देंगे इन क्लास की क्वांटिटी से। तो इन क्लास की जो क्वांटिटी है वो है 5, ठीक है। तो आपके पास ये हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। एच का मतलब ये होता है कि क्लास इंटरवल में जो साइज रखा है वो बताइए। जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। इससे कि मैं आपको फॉर्मूला यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि आपने मैक्सिमम वैल्यू को, या आप अपने पास नोट कर लिएगा, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 27 है आई थिंक, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 23 है। अब 27 में से 3 जाएंगे तो आई थिंक 24 बचेंगे, ठीक है। ठीक है, जब 27 माइनस ये तो आपके पास 24। अब 24 को 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो 5 जो थी नंबर ऑफ क्लास थी, आपने उस 5 से डिवाइड करा। अब देखें, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर होगा ना वो एक ऐसा आपके पास नंबर होगा कि आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता ना, तो इसका ऑब्वियसली आंसर जो है वो आपके पास पॉइंट में आ रहा होगा। तो आप राउंड ऑफ करेंगे जब भी आप हाइट या विड्थ या साइज आप मालूम कर रहे हो और आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा हो, तो आपने लाजमी जो है वो राउंड ऑफ करना है, उसको 1 डिजिट में लेके आना है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम को मिनिमम वैल्यू से माइनस करना है, डिवाइड कर देना इनकी नंबर ऑफ क्लास से, ये कितनी क्लासेस है, तो आपके पास ये साइज पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये आप यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ठीक है। आपने बस रफ कॉलम में ही इसको ना, मतलब आपने जो है ना ये हाइट मालूम करनी है और आपने यहाँ लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास थी हमारी, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आप वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, आपने f की जगह 20 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट समेशन f डिवाइड बाय 2, आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। 30 वैल्यू आप समेशन f डिवाइड बाय 2 की जगह इस 30 को सेट कर देंगे, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब हमारी मीडियन क्लास जो थी वो ये वाली थी, लेकिन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बस ये है कि आप इस क्लास की कंसिडर नहीं कर सकते, इसके जो ऊपर वाली होगी ना आप उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारी मीडियन क्लास ये थी, मीडियन क्लास में तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 45 आ रही, लेकिन आपने इसको कंसिडर करना ही नहीं, आपने इसके ऊपर वाली कंसिडर करनी। तो इसके ऊपर वाली जो थी वो 25 थी, ठीक है। तो आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह 25 लिखा, ठीक है। याद रहे कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली कंसिडर नहीं करेगा, उसके ऊपर वाली कंसिडर करेगा। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज पुट कर ली फॉर्मूले में। अब हम फॉर्मूला अब सॉल्व करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू 12.5 ऐसे आ जाएगा, प्लस 5 डिवाइड बाई 2। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली वैल्यूज तो मैंने ऐसे उतार दी, 30 माइनस 25 5, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है। मीडियन इज इक्वल टू 12.5 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है ब्रैकेट क्लोज हुआ है। मीडियन इज इक्वल टू 12.5 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 12.5 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 जब हमने किया तो 1.25 आया। 12.5 को प्लस कर देंगे 1.25 से तो हमारा आंसर आएगा 13.75, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन आंसर आ गया। इसके बाद हम
मोड कैलकुलेट करेंगे। तो मोड के लिए जो फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। जिस तरीके से हमने यहाँ पे मीडियन क्लास सर्च की थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे मॉडल क्लास भी सर्च करेंगे। फिर जो हमारी मॉडल क्लास होगी हम उसमें से ही वैल्यूज पिक करेंगे जो भी हमें फॉर्मूले में वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो मॉडल क्लास सर्च करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मॉडल क्लास कहलाती है। तो जैसे कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे जो मैक्सिमम है वो 20 है, 20 से बड़ी यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रही होगी, ठीक है। तो 20 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इट्स मीन ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात देखें ये है कि जो मीडियन क्लास है वही मॉडल क्लास बनी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो। कभी कभार ऐसे भी होगा कि आपकी मीडियन क्लास अलग होगी, मॉडल क्लास अलग होगी, लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो मीडियन क्लास थी वही मॉडल क्लास आपकी बनी है, ठीक है। तो इधर भी आपने इसी तरीके से हाईलाइट करके दिखाना है यूं कि ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। अब मॉडल क्लास है, अब यहाँ पर ये सेट करेंगे कि ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो f1 कहलाती है और इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो f2 कहलाती है, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू l का मतलब वही लोअर बाउंड्रीज, तो मॉडल क्लास हमारी ये 20 वाली थी तो इसकी लोअर बाउंड्री से 12.5, तो हमने l की जगह 12.5 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जगह 20 लिख दिया, माइनस f1 हमारा क्या है भाई, f1 मैंने बताया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली 15, तो हमारी f1 जो है ये रहा f1 और ये हमने 15 लिख दिया, ठीक है। फिर 2fm 2 लिखा हमने, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 20 थी, माइनस f1 हमारा 15 है, माइनस f2 जो फ्रीक्वेंसी 2 है वो हमारी 10 है, तो हमने फ्रीक्वेंसी 2 की जगह हमने यहाँ पे माइनस और 10 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वही h मतलब हाइट विद ये साइज, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था तो वो है 5, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 12.5 प्लस 20 माइनस 15 हुआ 5, 220 जा 40 माइनस 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5, मोड इज इक्वल टू 12.5 प्लस 5 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। अब हम इन तीनों का आपस में माइनस कर लेते हैं। जब मैंने इन तीनों का आपस में माइनस करा तो मेरा आंसर आया 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसी का ऐसी आ गया। मोड इज इक्वल टू 12.5 प्लस 5 5 जा 25 और 15 अपॉन में ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 12.5 ऐसे आ गया प्लस ऐसे आ गया, 25 को डिवाइड करा 15 से तो मेरा आंसर है 1.67। अब मैंने 12.5 को प्लस करा 1.67 से तो मेरा आंसर है 14.17, तो ये मेरा मोड का आंसर आ गया। इस तरीके से हमने मीडियन मीन मीडियन एंड मोड कैलकुलेट कर लिया ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग, सही है। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रहे कि आपने यहाँ पे ये हाईलाइट करके ज़रूर दिखाना है, ठीक है, कि ये मीडियन क्लास है, ये मॉडल क्लास है, ठीक है। इस तरीके से ये भी करना है कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये f1 कहलाता है, ये f2 कहलाता है, ठीक है। ये भी आपने लाजमी बताना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा था कि ड्रॉ ऑगिव शो मीडियन, हम ड्रॉ करते हैं ऑगिव और उसमें शो करेंगे मीडियन, ठीक है। तो बिल्कुल आपने क्या करना है, एक ग्राफ की तरह लाइंस ड्रॉ करनी है, जो कि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और इस साइड पे आपने सारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है सेम हम एज इट इज वही नहीं लिख देते, हम क्या करते हैं, हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू 10 है और इधर मैक्सिमम वैल्यू जो देखी जाए वो 60 है, मतलब हमें 10 से 60 तक नंबर्स वहाँ पे नोट करने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 से स्टार्ट नहीं करा, हमें 0 से स्टार्ट करना होता है, तो मैंने 0 से 60 तक नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। जैसे 0 फिर डिफरेंस रखा 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 30 35 40 45 50 55 60, ये मैंने 5 5 का डिफरेंस रखते हुए 0 से 60 तक नंबर्स यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज आती हैं। जब भी हम ऑगिव शो कर मतलब ऑगिव ड्रॉ करते हैं और उसमें मीडियन हमें शो करना होता है तो यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज लिखी जाती है। अपर क्लास बाउंड्रीज मैंने बताया था कि जैसे क्लास बाउंड्रीज में एक लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है, अपर क्लास बाउंड्रीज होती है।
तो ये हमारी तमाम अपर क्लास बाउंड्रीज हैं, हम लाइन से लिख देंगे, ठीक है। 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, इसमें भी मैंने जो है 5 कही, जितना इसमें डिफरेंस है इससे थोड़ा बढ़ा के मैंने यहाँ पे डिफरेंस स्पेस देते हुए मैंने तमाम अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है अपर क्लास बाउंड्रीज को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से जो है मैच करते हुए ये डॉट्स बनाएंगे। ये मैंने डॉट्स बनाए, फिर जाके ये लाइन ड्रॉ करिए, मतलब फिर जाके हमने इस पॉइंट्स को मर्ज किया है, बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 17.5 की जो क्लास बाउंड्रीज है उसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो 7.5 को मुझे 10 पे डॉट लगाना है, मतलब इनको 7.5 से 10 को मैच करना है, ठीक है। तो 7.5 ये रहा, इसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10 और 10 ये रहा। तो 7.5 से मैं लेके जाऊंगी और 10 के बिल्कुल सामने मैं पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। मैं ये डॉट बना दिया मैंने कि 7.5 की जो अपर क्लास बाउंड्री थी उसके पास जो था वो 10 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद 12.5 की जो क्लास बाउंड्रीज थी उसके पास 25 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो 12.5 को मैं लेके जाऊंगी और उसका डॉट जो है वो मैं 25 के बिल्कुल सामने लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद जो 17.5 की क्लास बाउंड्रीज थी उसके पास 45 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो 17.5 को मैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ स्केल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने बिल्कुल स्केल से बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट आपने जो है ना वो पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 17.5 को मैं लेके जाऊंगी और उसका डॉट मैंने 45 के बिल्कुल सामने लगाया, ठीक है। इसके बाद 22.5 की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो 55 है, तो 22.5 का मैं लेके गई डॉट और मैंने उसको बिल्कुल 55 के सामने लगाया, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो था 27.5 की अपर क्लास बाउंड्रीज उसके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी 60, तो 27.5 की लेके गए और मैंने 60 के सामने इसका डॉट लगा दिया। अब मेरे पास ये 5 डॉट्स हो गए, ठीक है। एक 10 के सामने, ठीक है, एक 25 के सामने, एक 45 के सामने, एक 55 के सामने, एक 60 के सामने। अब मुझे इस डॉट्स को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 0 से मैंने लाइन स्टार्ट करी, सबसे पहले इस डॉट पे गए जो 10 वाला डॉट था, फिर बिल्कुल स्ट्रेट हम इस जो है ना वो 25 वाले डॉट से इसको मिलाया, फिर जब हम 45 वाले डॉट पे गए तो हमारी लाइन थोड़ी टर्न हो गई, ठीक है। फिर हम 45 वाली लाइन से हम 55 वाले डॉट पे गए, ये लाइन थोड़ी और टर्न हो गई। फिर हम 55 वाले जो वो था हमारा डॉट उसको हम 60 पे लेके गए, तो हमारी लाइन और टर्न हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने ऑगिव बना दिया, ठीक है। अब हमने ये तो एक सिंपल डायग्राम थी जो कि हमने सिंपल ऑगिव बनाया, ठीक है। जो ऑगिव जैसे कि सिंपल बनता है ऑगिव, ठीक है, लेकिन हमें उसमें शो करना है मीडियन। तो मीडियन हम किस तरीके से शो करेंगे, जब भी जैसे कि यहाँ पर तो मीन मीडियन मोड दिया गया था और हमें ड्रॉ ऑगिव शो मीडियन भी कहा गया था, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट वो बोलें कि ड्रॉ ऑगिव शो मीडियन, तो आपने सबसे पहले मीडियन जो है इस तरीके से पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके आप जो ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही जो है ना मीन मीडियन मोड तो सवाल में वैसे ही था, ठीक है। तो मीडियन का जो मेरे पास आंसर था वो 13.75 था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 13.75 जो है मेरा कहाँ पर आएगा, तो 7.5 से 12.5 के मिड में तो नहीं आएगा ये, ठीक है। मिड में देखना है क्योंकि मीडियन का मतलब ही मिड है ना, मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे 12.5 के से लेके 17.5 के मिड में आ रहा है, बिल्कुल आएगा क्योंकि 12.5 है और 17 तक जा रहा है, तो 13 तो इसके मिड में ही आएगा ना, और 13 अगर देखा जाए तो यहाँ आएगा, जैसे 12.5 इसमें 0.5 और प्लस कर दूंगी तो ये 13 हो जाएगा, फिर 13.75 यहाँ आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 13.75 बिल्कुल मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ से ऑपोजिट डॉट्स लेके गई, डॉट्स नहीं है शॉर्ट शॉर्ट लाइंस डाली मैंने, ठीक है। ये मैं यहाँ से लाइंस लेके गई और मैंने कहाँ पर स्टॉप करना है, मतलब मैं तो लेके कहीं भी जा सकती हूँ, उससे मुझे स्टॉप कहाँ करना है, तो हम स्टॉप कहाँ करेंगे, ये जो हमने वैल्यू पता लगाई होगी, आपने समीशन f/2 जो वैल्यू पता लगाएंगे हमें उस वैल्यू पे स्टॉप करना है, ठीक है। तो मैंने 13.75 से लाइंस लेके गई और मेरा जो 30 आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, मैंने यहीं पर ये लाइन स्टॉप कर दी।
और मैंने इस 30 को इस मीडियन से मर्ज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मीडियन मतलब मीडियन जो है ये अलजेब्रिक मेथड से था, ये मैंने जो है ग्राफिक मेथड से भी बता दिया। ठीक है, तो मीडियन जब आपको ड्रॉ और गिव शो मीडियन बोलने हैं तो आपने क्या करना है, आपने इन क्लासेस में देखना है कि मीडियन कहाँ आएगा। तो हम देखेंगे भाई मीडियन इस मिड पॉइंट में देखना है कि भाई इनके दरमियान में मीडियन आ रहा है, इनके दरमियान में आ रहा है, इनके दरमियान में आ रहा है, इनके दरमियान में। तो हमने कहा कि 12.5 से 17.5 जो इनके दरमियान में आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ से ऑपोजिट लाइंस लेके जाएंगे और हमें स्टॉप कहाँ करनी होगी, जो हमें यहाँ पे वैल्यू बताई जाएगी, ये हम वैल्यू खुद कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हमें उस वैल्यू के सामने ये स्टॉप करनी होगी। तो ये 30 था तो हमने 30 पे स्टॉप कर दी। इस तरीके से आपने ये लाइंस बनानी है। ठीक है, और क्योंकि ये जो है ना एक हाईलाइट कर रहा है कि मीडियन यहाँ है हमारा। ठीक है, तो ये ऑगिव ड्रॉ हो गया है और हमने इसमें मीडियन भी शो कर दिया है। ठीक है, याद रहे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज आएंगी। सबसे पहले हम ऑगिव बनाएंगे, फिर हम मीडियन शो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और याद रहे जब वो डायरेक्ट हमसे सिर्फ ड्रॉ ऑगिव शो मीडियन बोले तो उसके लिए आप पहले मीडियन कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो आप उसकी डायग्राम बनाएंगे, ऑगिव ड्रॉ करेंगे जिसमें शो करना होगा आपको मीडियन। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज और कही थी कि ड्रॉ हिस्टोग्राम शो मोड। अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है और उसमें शो करना है मोड। तो सिंपल जो हिस्टोग्राम बनता है सबसे पहले हम वो बनाते हैं, इसके बाद फिर हम उसमें मोड शो करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम किस तरीके से बनता है भाई, बिल्कुल ग्राफ की तरह बनता है, या वाई एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि उसमें सबसे मिनिमम नंबर क्या है, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर हमारा 5 है और मैक्सिमम नंबर 20 है, मतलब 5 से 20 तक नंबर्स मुझे यहाँ पे नोट करने हैं। ठीक है, तो वही 0 से ही हमने स्टार्ट करना है, 0 फिर मैंने यहाँ पे 5 का डिफरेंस रखा, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20। ठीक है, बस 20 तक ही मैक्सिमम नंबर जो फ्रीक्वेंसी का था वो 20 था, इसलिए मैंने सिर्फ 20 तक ही नंबर्स यहाँ पे नोट करे। फिर क्लास बाउंड्रीज, अच्छा क्लास बाउंड्रीज आपने किस तरीके से रखनी है, जैसे कि सारी मत रख देगा, 2.5 से लेके 7.5 फिर 12.5 फिर 17.5 फिर 22.5 फिर 27.5, ये वाली नहीं लेनी क्योंकि ये तो सेम है ना। आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और इस तरीके से आपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज वहाँ पे नोट करनी है। तो देखें 12.5 7.5 12.5 17.5 22.5 और 27.5, ये आपने सारी क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे नोट कर ली। अब 1 बाय 1 जो भी क्लास बाउंड्रीज है उसका हम बार बनाते जाएंगे 1 बाय 1 फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। तो हमने देखा, देखें कि 2.5 से 7.5 तक की जो क्लास है उसके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो हमने क्या करना है कि 2.5 से 7.5 की जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो हमने 2.5 से स्टार्ट करा, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, हमने 10 पे स्टॉप करा और मैंने इस तरीके से 7.5 तक का एक बार बना दिया कि 2.5 से 7.5 तक की जो क्लास है ना उसके पास फ्रीक्वेंसी है 10, तो मैंने 10 तक उसका एक बार बना दिया। फिर सेकंड क्लास जो है वो 7.5 से 12.5 तक की है जिसके पास फ्रीक्वेंसी है 15। ठीक है, ठीक है, तो 7.5 तक की क्लास जो 12.5 तक एंड हो रही है इसके पास फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 पे स्टॉप करके मैंने ये एक बार बना दिया। सही है, फिर 12.5 तक की क्लास जो 7.5 तक की है उसके पास फ्रीक्वेंसी है हमारी 20, मैंने 20 पे एक बार बना दिया। सही है, फिर 17.5 से 22.5 तक की जो क्लास है उसके पास फ्रीक्वेंसी है 10, तो मैंने 10 पे एक बार बना दिया। ठीक है, फिर 22.5 से 27.5 तक की जो क्लास है उसके पास फ्रीक्वेंसी है 5, तो मैंने 5 से एक बार बना दिया। ठीक है, मैंने ये 5 बार बना दिए। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल जो है हिस्टोग्राम बन गया, जैसे कि एक नॉर्मली हिस्टोग्राम बनता है वैसा हमने बना दिया, लेकिन इसमें शो हमने मोड भी करना है। तो हम मोड किस तरीके से शो करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर किस क्लास बाउंड्रीज के मतलब किस क्लास में हमारा मीडियम मोड का आंसर है। तो इसी तरीके से जब आपको मोड जैसे हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा जाए और मोड शो करने के लिए कहा जाए तो आपने सबसे पहले मोड को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। वैसे तो हमने किया हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट वो डायग्राम्स भी मांग सकते हैं, तो इसलिए पहले आपने मोड कैलकुलेट करना फिर जाके आप डायग्राम पर आएंगे। तो हमारा जो मोड का आंसर था वो 14.17 था। तो मैंने फिर यहाँ पे देखा कि भाई मैं देखूंगी 14.17 कहाँ है,
2.5 से 7.5 तक की क्लास में 14.17 नहीं हो सकता, 7.5 से 12.5 तक की क्लास में 14.17 नहीं हो सकता, लेकिन 12.5 से 17.5 तक की क्लास में जो है 14.17 हो सकता है, जो कि यहाँ होगा। जैसे 12.5 फिर 13 फिर 13.5 फिर 14 फिर 14.75 जो है यहाँ होगा। सही है। देखिए पॉइंट में जब होता है ना तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि इसका पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, तो ये हमने खुद इमेजिन करके मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई 14.17 यहाँ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो 12.5 के 17.5 के जो दरमियान है 14.17 का आंसर हमें जो है वो मिल गया है। अब हमने क्या करा कि जिस बार में इसका हमें आंसर मिलेगा, अब हमने देखा कि भाई जो 12.5 से लेके 17.5 तक का जो बार था हमें मोड का आंसर वहां मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को हमने इस कॉर्नर से मिलाना होगा और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से मिलाना होगा। ठीक है, ये शो करने का यही तरीका है कि हम इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई मोड का जो आंसर है वो हमें यहाँ मिला है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, अब यहाँ से हम लाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा मोड का आंसर था यहाँ पर और मैंने लिख दिया 14.17 जो है मेरा यहाँ है, मैं यहाँ से लेके गई और मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, जिस बार में भी हमें मोड का आंसर मिल जाएगा हम उसके पहले पॉइंट को सेकंड बार से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट से उसके पहले वाला जो बार होगा हम उससे मिला देंगे और फिर मोड का आंसर इस तरीके से हम लेके आएंगे कि 14.17 मेरा यहाँ था और ये लाइन हमें बता रही है कि मोड का जो आंसर है वो यहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हिस्टोग्राम सबसे पहले सिंपल बनाया, फिर मैंने मोड उसमें शो करा कि भाई मोड जो है वो इस बार में है और इस बार की शेप हमें इस तरीके से बतानी है कि मतलब ये पता लग रहा है कि मोड जो है वो इस बार में, आपको लग रहा है कि मोड इसमें, क्योंकि ये तो खाली पड़े हुए बिल्कुल, तो हमारा मोड जो है वो इस बार में। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपसे डायरेक्ट वो हिस्टोग्राम जैसे मांगे और उसमें शो करें मोड, तो आपने सबसे पहले इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है ताकि हमें आंसर पता चल जाए। इस तरीके से जब भी वो ऑगिव बोले तो इसी तरीके से हमने मीडियन पहले कैलकुलेट कर लेना है, फिर जाके हम जो है वो जो है ड्रॉ ऑगिव शो मीडियन करेंगे। ठीक है, कि ऑगिव मतलब ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें शो करेंगे मीडियन। तो इस तरीके से डायरेक्ट अगर आपसे डायग्राम पूछी जाए तो पहले आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जाके ग्राफिक मेथड पे आइएगा। ठीक है, यहाँ तो वैसे ही कहा हुआ था कि मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करें और मीडियन ऑगिव में शो करें और मोड जो हिस्टोग्राम में शो करें, तो हमने मीन मीडियन मोड भी बता दिया। ड्रॉ ऑगिव शो मीडियन की ऑगिव किस तरीके से बनता है, उसमें शो करना होता है मीडियन, तो वो किस तरीके से होगा। अगर हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है और उसमें अगर शो करना हो मोड तो वो किस तरीके से करना है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो सेक्शन सी का था वो है कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ था कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेस्पियर प्राइस, ठीक है, पेशीज प्राइस, ठीक है, और फिशर प्राइस। हमने ये जो प्राइस इंडेक्स नंबर हमें दिए हुए इससे हमें लेस्पियर प्राइस निकालना है, पेशीज प्राइस निकालना है, फिशर प्राइस निकालना है। ठीक है, और हमें डेटा किस तरीके का दिया हुआ है, ये कमोडिटी दी हुई है ABC की, ये प्राइस दी हुई 1970 की और ये 1918 की। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी दी हुई 1970 की और 1980 की, मतलब 1970 की प्राइस भी दी हुई है, क्वांटिटी भी दी हुई है, फिर 1980 की भी प्राइस दी हुई है और हमें क्वांटिटी भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेस्पियर, पेशियर, फिशर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए डेटा प्रिपेयर करना होता है, जैसे मीन मीडियन मोड के लिए डेटा प्रिपेयर करना होता है, इसलिए भी हमें जो डेटा प्रिपेयर करना है फिर जाके हम लेस्पियर, पेशियर्स और फिशर के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कमोडिटी को एज इट इज वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1970 लिखा मैंने और 1980 लिखा। 1970 की प्राइस को हम PO का नाम देंगे और 1970 की क्वांटिटी को हम QO का नाम देंगे। 1980 को हम PN का नाम देंगे और 1980 की जो क्वांटिटी होगी उसको QN का नाम देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि देखें हमें सवाल में नहीं बताया जाता कि भाई इसमें करंट प्राइस कौन सी है और उसमें मतलब बेस प्राइस कौन सी है। तो अगर करंट ईयर की प्राइस है तो PN कहलाएगी, अगर वो बेस ईयर की प्राइस है तो PO कहलाएगी। इसी तरीके से जो करंट ईयर की क्वांटिटी होगी वो QN कहलाएगी और जो
बेस ईयर की क्वांटिटी होगी वो QO, ठीक है, जैसे क्वांटिटी का Q और करंट N से शो करते हैं और बेस को हम O से शो करते हैं। तो जैसे कि इस सवाल में आपको कहीं दिख रहा है कि उन्होंने एक मतलब हाईलाइट किया हो कि भाई ये बेस ईयर ये करंट ईयर नहीं, तो हमें खुद ये आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि 1970 है और 1980 है। अब इन दोनों सालों में से कौन सा साल पहले आया होगा, 1970 पहले आया होगा, 1980 उसके बाद में आया होगा। तो जो पहले का होता है वो बेस ईयर कहलाता है, जो बाद का होता है वो करंट ईयर। इस तरीके से 1970 हमारा बेस ईयर हुआ और 1980 जो वो करंट ईयर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जब यहाँ पे 1970 रखा तो इसकी प्राइस जो होगी वो बेस ईयर की होगी और इसकी क्वांटिटी भी बेस ईयर की होगी। इस तरीके से 1980 जो मैं रखूंगी उसकी प्राइस करंट ईयर की कहलाएगी और उसकी क्वांटिटी भी करंट ईयर की कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 1970 की जब मैंने प्राइस रखी तो मैंने O से शो करा कि ये बेस ईयर की प्राइस है। इस तरीके से जब मैंने इसकी क्वांटिटी रखी उसको भी मैंने O से शो करा कि ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। फिर इस तरीके से 1980 की जब मैंने प्राइस रखी तो उसको PN का नाम दिया क्योंकि वो करंट ईयर की प्राइस है। 1980 की जब मैंने क्वांटिटी रखी तो उसको QN का नाम दिया क्योंकि वो करंट ईयर की क्वांटिटी है। 1970 की प्राइस आप यहाँ से लेंगे और 1970 की क्वांटिटी आप यहाँ से लेंगे। फिर 1980 की प्राइस आप यहाँ से लेंगे और 1980 की क्वांटिटी आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। सवाल में कभी कभार बताया जाता है कि भाई ये बेस ईयर करंट ईयर है, कभी नहीं बताया जाता, तो आप बिल्कुल सिंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो बेस ईयर की प्राइस को, करंट ईयर की प्राइस को, ठीक है, बेस ईयर की प्राइस को, करंट ईयर की प्राइस को और इनकी क्वांटिटी को जो है अलग अलग इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से डेटा बनाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे लेस पीरियड लिखा और पेशीज लिखा। यहाँ पे लेस पीरियड की हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे पेशीज का मतलब लेस पीरियड पेशीज का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे उनके लिए उनकी कुछ वैल्यूज चाहिए होती है जो कि समीशन चाहिए होता है उनकी वैल्यूज का। तो वो हम इस तरीके से डेटा में हम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेस पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, PNQO और POQO, और पेशीज के लिए हमें चाहिए होता है PNQN और POQN। तो पहले इनको कैलकुलेट करेंगे, इनका समीशन लेंगे, फिर जाके हम उनकी मतलब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेस पीरियड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए PNQO का मतलब कि करंट ईयर की प्राइस को आपने बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो PN हमारा ये है और QO हमारा ये है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो 20 को 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 300 आया, फिर 29 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 290 आया, फिर 8 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 160 आया, मैंने इनको प्लस करा तो 750 आया। फिर मैं POQO करूंगी, मतलब बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 135, 13 को मल्टीप्लाई करा 10 से तो 130 और 3 को मल्टीप्लाई करा 20 से तो 60, ठीक है। इसके बाद PNQN, ठीक है, इसको मैंने ऐड करा तो 325 आया। फिर इसके बाद है PNQN ये रहा। 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, 29 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 आएगा और 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। आपने इनको सबको प्लस करा तो 819 आया। इसके बाद POQN का मतलब बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रही बेस ईयर की प्राइस एरिया और करंट ईयर की क्वांटिटी ये रही। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा और 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 और 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। आपने इनको प्लस करा तो आपके पास आंसर है 357। तो लेस पीरियड के लिए हमें इन दोनों समीशन की ज़रूरत होती है जो कि हमने यहाँ पे कर लिया, और पेशीज के लिए हमने इन दोनों के समीशन की नीड होती है, हमने उनको यहाँ पे ऐड कर मतलब यहाँ पे प्लस करके लिख लिया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते रहेंगे और वैल्यूज हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए, हम बस वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई लेस पेयर फॉर्मूला, हमने सवाल में सबसे पहले लेस पेयर करना है, फिर पेशीज करना है और फिर फिशर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेस पेयर। तो अप्लाई लेस पेयर फॉर्मूला, लेस पेयर को आप L से भी शो करते हैं, वैसे इनको PON का नाम देते हैं, ठीक है। तो आप लेस पेयर को L भी लिख सकते हैं और PON भी लिख सकते हैं। तो L इजिकल टू PON इजिकल टू तो लेस पेयर का जो फॉर्मूला वो है समीशन PNQO डिवाइडेड बाय समीशन POQO मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो समीशन PNQO और POQO हमने यहाँ पे समीशन इनका कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से हम वैल्यूज लेंगे, तो L इजिकल टू PON इजिकल टू समीशन PNQO क्या था हमारा, PNQO का समीशन जो था वो 750 था, तो हमने इसकी जगह 750 लिख दिया।
समीशन POQO क्या था हमारा, तो POQO का समीशन हमारे पास 325 था, हमने 325 लिख दिया। 750 को मल्टीप्लाई करा 325 से, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारा आंसर आया 230.76%। हम मल्टीप्लाई करें 100 से, इसलिए इनका जो आंसर होगा वो परसेंटेज में आएगा। तो ये लेस्पेयर का आंसर आया 230.76। इसके बाद अप्लाई करा पेशीज फॉर्मूला, ठीक है। तो पेशीज को P से शो कर सकते हैं या आप PON भी लिख सकते हैं। तो P इजिकल टू PON इजिकल टू समीशन PNQN डिवाइडेड बाय समीशन POQN मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो PNQN का जो समीशन था वो था 819, हमने 819 लिख दिया। फिर POQN, तो POQN का समीशन था 357, हमने 357 लिख दिया। यहाँ पे 819 को डिवाइड करा 357 से, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारा आंसर आया 229.41%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने डायरेक्ट करना है, जैसे कि आप इसको डिवाइड करेंगे और डायरेक्ट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मतलब इस तरीके से नहीं करिएगा कि पहले आपने इसको डिवाइड करके लिखा फिर आपने मल्टीप्लाई करा, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास इस तरीके का आंसर आएगा 229.41%। मल्टीप्लाई करें 100 से, इसलिए परसेंटेज में इसका आंसर ला रहे हैं। ये लेस्पेयर और पेशीज हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो है वो है अप्लाई फिशर फॉर्मूला, ठीक है। अब हम फिशर कैलकुलेट करेंगे। फिशर को भी F से शो कर सकते हैं या इसको PON का नाम दे सकते हैं, इजिकल टू रूट L मल्टीप्लाई बाय P। L मल्टीप्लाई बाय P का मतलब कि आपने लेस्पेयर के आंसर को मल्टीप्लाई करना है पेशीज के आंसर से। जो आपने लेस्पेयर और पेशीज कैलकुलेट कर लिया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट लेंगे, तो आपके पास फिशर आ जाएगा। तो F इजिकल टू PON इजिकल टू रूट लगाया। लेस्पेयर का जो फॉर्मूला था, वो लेस्पेयर का जो आंसर था वो 230.76 था, 230.76, और पेशीज का जो आंसर था वो 229.41। मल्टीप्लाई का साइन आया, पेशीज का आंसर हमने लिख दिया 229.41, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आएगा 42, ये कॉमा है, ठीक है, 42 नहीं 52,938.65, ठीक है। और ये रूट तो ऐसी का ऐसी आ जाएगा, ठीक है। आपने लेस्पेयर का आंसर लिखा, पेशीज का आंसर लिखा, आपस में इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आएगा 52,938.65 और रूट ऐसी का ऐसी आ जाएगा। अब आप इसका रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 230.08 और परसेंट में ही आंसर आएगा। देखें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 100 से नहीं कर रहे ना, लेकिन हमने जो यहाँ से लेस्पेयर और पेशीज का आंसर लिया है वो किस में लिया है, परसेंटेज में लिया है। उन्हीं के आंसर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका रूट लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिशर इस तरीके से निकलेगा कि आपने लेस्पेयर के आंसर को पेशीज के आंसर से मल्टीप्लाई करना है, रूट ऐसी का ऐसी आ जाएगा। फिर रूट ऐसी का ऐसी यहाँ पर आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई करा, आपके पास आंसर ये आया। फिर आपने इसका रूट लिया तो आपके पास आंसर आया 230.08 और वो भी परसेंटेज में आएगा, ठीक है। क्योंकि लेस्पेयर पेशीज का आंसर ऊपर से परसेंटेज में ले रहे हैं, इसलिए जब आप आपस में इसको ब्रैकेट मतलब रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फिशर का आंसर भी परसेंटेज में ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लेस्पेयर भी कैलकुलेट हो गया, पेशीज भी कैलकुलेट हो गया, फिशर भी। तो फिशर के लिए ज़रूरी है कि लेस्पेयर पेशीज होना चाहिए, ठीक है ना। और लेस्पेयर पेशीज का जो ये समीशन आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉर्मूले के लिए हमें समीशन की ज़रूरत होगी ना, ये आप इस तरीके से डेटा बनाएंगे, ठीक है। ये डेटा बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया बिल्कुल ऐसी ही होना चाहिए आप लोग का डेटा भी, ठीक है। कि आपने यहाँ पे बेस रे की प्राइस क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पे करंट रे की प्राइस क्वांटिटी लिखेंगे, लेस्पेयर के समीशन कैलकुलेट करेंगे, पेशीज के करेंगे, फिर आप 1 बाय 1 फॉर्मूला अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है सेक्शन सी का वो कंप्लीट हो गया है।